मित्रों, जय हिंद। ढाई युद्ध की श्रृंखला में मैं आज फिर प्रकट हुआ हूं आपके सामने। चुनाव आते जाते रहेंगे। लोकतंत्र है तो चुनाव से ही फैसला होगा कि राजा कौन होगा। लेकिन राजा बनने के लिए जो इस समय लोग तरीके अपना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, उसके बारे में मेरा मन कहता है हम आपसे चर्चा कर लें। मित्रों, यह देश गुलाम था, सभी जानते हैं। पहले मुगल आए, तुर्क आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन यह देश कभी गुलाम नहीं था। यह झूठा हमको पढ़ाया गया है। हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर देशद्रोही रहते थे, नमक हराम रहते थे, वो इलाके जरूर उनके कब्जे में चले गए। देश की आबादी जब देश आज़ाद हुआ तो कुल 35 करोड़ थी, जिसमें 2-2.5 करोड़ मुसलमान थे, बाकी 98% हिंदू थे। 2% मुसलमान थे और 98% हिंदू थे। अंग्रेजों की साजिश के कारण और बाबर बंसी नेहरू के उनसे मिले होने के कारण देश ने एक दुखद बंटवारा आज़ादी के समय देख लिया। देश बट गया, पाकिस्तान बन गया मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान बन गया हिंदुओं के लिए। लेकिन ये इससे बड़ा धोखा हिंदुस्तान के साथ कोई और नहीं होता जो उस समय की लीडरशिप ने हमारे साथ किया। हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और यह एक साजिशन हुआ। इस साजिश में यह भी शामिल था कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ तक गांधी एक सड़क निकलवाना चाहता था ताकि वो मुसलमान उस सड़क को इस्तेमाल करके पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आराम से आ जा सकें। और उस सड़क पर न भारत का, हिंदुस्तान का हक होगा और न ही पाकिस्तान का, वह अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होगा। ये हिंदुस्तान की किस्मत थी कि ऐसा नहीं हो पाया और गांधी की इसी चाल को समझ करके उसको गोडसे ने निपटा दिया। खैर, आज भी गोडसे को लोग आतंकवादी कहते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को लोग आतंकवादी कहते हैं। और इस तरह से राष्ट्रीय सोच रखने वाले, देश की आत्मरक्षा में अपनी जान गंवाने वाले उन तमाम नेताओं को आज भी अंग्रेजों की शह पर जीने वाले या उस समय के देशद्रोही जिनकी मदद से यहाँ तुर्क, मुगल और अंग्रेज कामयाब हुए, वो सब आज ज़्यादा सक्रिय हैं और वो उन्हीं की मदद से फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं ताकि देश को बांट सकें और देश के किसी टुकड़े पर वो अपनी सत्ता कायम कर सकें। मित्रों, ये साजिश बहुत बड़ी है और यह साजिश चलती रहेगी। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला करके कोई हिंदुस्तान को अब हरा नहीं सकता। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो या चीन ही क्यों न हो, वह हिंदुस्तान पर समग्र रूप से कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए वो एक प्रॉक्सी, एक छद्म युद्ध हिंदुस्तान की सत्ता से लड़ रहे हैं, जिसकी प्लानिंग और जिसका पैसा वो लोग लगा रहे हैं। हमारे देश के वही गद्दार नेता उनकी मदद से विदेशों में जा करके गुप्त मीटिंगें कर करके साजिशें रच रहे हैं इस राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए। क्योंकि ये राष्ट्रवादी सरकार हटेगी तभी देश बटेगा, इसके रहते यह संभव नहीं है। संपूर्ण रूप से हमला करके कोई भारत को हरा नहीं सकता।
इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में भारत को काटने की, विभाजित करने की, इस्लामिक और ईसाई देश बनाने की षड्यंत्र इस देश में चल रही है। देश के आदिवासी इलाकों में, गरीब वनवासी क्षेत्रों में मिशनरियां यही काम कर रही हैं। देश की 3-3.5 लाख मस्जिदों में मुसलमान यही काम कर रहे हैं, मदरसों में यही काम कर रहे हैं, और उनको ये अच्छी तरह से पता है कि हिंदू बटा रहेगा तभी देश बटेगा। मित्रों, आप लोगों को मेरे समझ में जो बात आती है वो मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपके भी समझ में आ जाए। ये तय है कि हिंदुस्तान को हराना असंभव है। दुनिया की सारी महाशक्तियों ने यह मान लिया है, इसलिए अब इसको टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन चिकन खा सकता है, लेकिन संपूर्ण हाथी नहीं खा सकता। हिंदुस्तान हाथी जैसा देश है, इसलिए इसको खाने के लिए इसको चिकन की साइज में लोग काटा जा रहे हैं, काटने की कोशिश में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शर्जिल इमाम नाम का एक सिरफिरा भारत को चिकन नेक से काटने की उम्मीद में भाषण दे रहा था, अभी जेल में है। भारत की चिकन नेक मुर्गे की गर्दन वह इलाका है जो भारत को ईस्ट भारत से अलग करता है। नीचे बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है और बीच में भारतीय क्षेत्र है। ये सारी युद्ध नीति, ये सारे मिलिट्री स्ट्रेटजी ये बनाई जा रही हैं देश के दुश्मन देशों द्वारा। जेएनयू में कुछ सिरफिरों को, वहाँ के कुछ सिरफिरे प्रोफेसर ये पढ़ा रहे हैं और इसको नक्सलियों और उग्रवादियों, आतंकवादियों के थ्रू देश में मूर्त रूप किया जा रहा है। देश का दबाव, वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार का दबाव इस समय नक्सलियों पर बहुत ज़्यादा है, आतंकवादियों पर बहुत ज़्यादा है, तो अब खालिस्तानी थोड़ी सर उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को हत्या तक करने की साजिश ही नहीं, कोशिश भी हो रही है। भारत का भाग्य है, भारत की करोड़ों देशवासियों और देशभक्तों का यह दुआ है कि प्रधानमंत्री बच जा रहे हैं। उनको सबको यह पता है कि यह राष्ट्रवादी सरकार अगर 50 साल इस देश में टिक गई तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, जिसको हराना ही नहीं, जिसके पास इतना वैभव होगा कि लोग भारत से भीख मांगेंगे, और वो नौबत आ रही है। आज पाकिस्तान अपनी 100 वर्ष की नीति की घोषणा कर चुका है, जिसमें उसने स्पष्ट लिख दिया है कि भारत से हम दुश्मनी करके जीवित नहीं रह सकते, भारत से हमें मित्रता करनी ही होगी, और इस मित्रता की कीमत यह राष्ट्रवादी सरकार उनसे जरूर वसूलेगी। मेरी ऐसी मंशा है, मेरी ऐसी मांग है कि भारत सरकार को बदले में अपने सारे अपराधी पाकिस्तान से मांगने चाहिए। जिन्होंने बम्बई का कांड किया, बम्बई में हमारे 200-250 लोगों को शहीद किया, कश्मीर में हमारे 4 लाख पंडितों को निष्कासित किया, सैकड़ों युवकों को बेघर किया, आज वो रईस घरों के परिवार खाना बदोशों की तरह दिल्ली में टेंट हाउसों में जीवन जी रहे हैं। कौन बदला लेगा इन चीज़ों का? हम जो सरकार चुनते हैं हम उसी से तो उम्मीद करते हैं, और अगर हमारी चुनी हुई सरकार यह नहीं करती है तो हम उसे कुर्सी से उखाड़ देंगे। अब भारत इतना समर्थ है, भारत के लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह किसी भी अराष्ट्रवादी सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
अब रही चुनाव की बात, आप चुनाव में देख लीजिए, विकास 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 विकास, विकास पे कोई चर्चा हो रही है? देश की मीडिया पैसे खा करके सिर्फ नेताओं के व्यक्तित्व पर चर्चा कर रही है। आईपीसी की छोटी छोटी धाराओं, बलात्कार, हत्या, रेप, डकैती, इन पर चर्चा हो रही है। मैं कहता हूं कि यदि पूर्व सरकारों ने विकास किया है तो उसका मैपिंग करके वह डिबेट में आए और वो बताएं कि उनके राज्य में कितने गीगावाट बिजली बनी, कितने किलोमीटर सड़कें बनी, कितने किलोमीटर रेलवे का विस्तार हुआ, कितने रेलवे लाइनों का उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, देश की संपदा और संसाधनों का कितना बचाव किया, देश का कर्ज कितना उतारा, प्रदेश का कर्ज कितना उतारा, देश की जनता को कितने टन राशन बांटे, देश की गरीब जनता को कितने घर दिए, देश के गरीब जनता को कितनों को सड़कों से जोड़ा, कितनी नहरें बनाई, पानी के झगड़े कहाँ चले गए, भूखे प्यासे बुंदेलखंड में आज पानी के लिए चित्कार 7 साल से क्यों नहीं हो रहा है, योजनाएं 50 साल से क्यों लटकी रहती थी। जवाबदेही तो बनती है और जवाब देना पड़ेगा। आप जनता को इन हल्की फुल्की बातों में उलझा करके नहीं रख सकते। ये विपक्षी सब जानते हैं कि ये मुद्दों पर जब बहस करेंगे तो इनकी जबानतें जब्त हो जाएंगी। ये जीतना तो दूर की बात है, जनता शायद इनको सड़कों पर चलना भी मुश्किल कर दे। ये लुटेरे हैं, इनके लूट का धन बरामद भी हो रहा है। ये किस मुंह से कहेंगे कि हमने जनता को नहीं लूटा है। सच्चाई सबके सामने है, तथ्य सबके सामने है। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि इस 2.5 लड़ाई में ये जो आधी लड़ाई देश के अंदर चल रही है, ये देश की सीमाओं पर जो बाकी 2 दुश्मनों के साथ सेनाएं डटी हैं उससे ज़्यादा खतरनाक है, उससे ज़्यादा विनाशकारी है। अतः आप एक राष्ट्रवादी सरकार को वोट दें जो इनका हिसाब करे, जो इन 1990 के हत्यारों को जेल में डाले, जिन्होंने पंडितों को कश्मीर से भगाया, जिन्होंने दंगे कराए उनको जेल भेजे, जो ललकार करके कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं कि हिंदू कितने बचते हैं। अभी एक मुल्ला बोल रहा था कि मैं देश का नक्शा ही बदल दूंगा। घबराइए मत, इनका सबका इलाज तभी संभव है जब आप आंख मूंद कर राष्ट्रवादी सरकार को वोट दें। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 साल में ये सारे लोग अपनी भाषा भी बदल देंगे और अपना भेष भी बदल देंगे। या तो ये राष्ट्रवादी हो जाएंगे और या तो ये राष्ट्र छोड़ करके चले जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता इनके लिए नहीं बचेगा। हाँ, बचेगा तो वो जेलें होंगी जहां इनको यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। जय हिंद। वोट आपका, अधिकार आपका, इसलिए चुनाव भी आपको सोच समझ करके ही करना है। जय हिंद।